हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो एम्स सीआरई के मॉक टेस्ट की सीरीज में आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस प्रोसीजर के हम कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले हमने टॉपिक को कवर किया है, तो हम जो सीरीज शुरू की है उसमें हम क्रैश कोर्स, पहले हम टॉपिक करते हैं, उसके बाद हम मॉक टेस्ट करते हैं। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, सीसीए रूल्स, आरटीआई। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज भी है, वो आप वहां पर देख सकते हैं। आपका जो पहला वाला पार्ट है 25 नंबर का, उसके लिए करंट अफेयर चैनल पर आ चुकी है, तो वो भी आप साथ में वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो एप्टीट्यूड है और इसके अलावा जो जीके के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहा है, और एप्टीट्यूड और कंप्यूटर उसके भी आपको जल्दी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो आपका एग्जाम जो है वो 28 फेब के बीच में होना है, फेब के एंड में। और ये जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं ये है आपकी पोस्ट कोर्स सेकंड और 39 के लिए, जिसमें आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि एएसओ है, असिस्टेंट है एएओ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, इन सब के लिए है। तो ये आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एमओपी जो आपका टॉपिक दिया गया है, दैट इज मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, उसी के जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने आरटीआई, सीसीए कर लिया है और आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अपना नाम, जैसे आपका नाम ज्योति है तो ज्योति सिटी लिखेंगे, उसके बाद आप एग्जाम का नाम लिखेंगे, तो आपके पास आप जो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर शेयर करेंगे तो आपका जो एग्जाम है उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस पर हमारा ऑफर भी चल रहा है अभी 2 और 3 फेब को। अगर आप इसको बसंत पंचमी से पहले अगर आप परचेज करते हैं तो इस पे ऑफर है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है, यानी कि आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, एमसीआरई का रिकॉर्डेड बैच है। ये कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 2999 में 2 दिनों के लिए। तो फटाफट से जाइए और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में है, क्योंकि यूट्यूब पर सारे टॉपिक्स को डिटेल में करना मुश्किल है। यहाँ पर सारे टॉपिक्स हैं, बायलिंगुअल हैं, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो चुकी है, बस मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये बसंत पंचमी के ऑफर में आपको मिल रही है 1499 में, जिसमें अगेन बायलिंगुअल है और टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाती है, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो है डोमेन स्पेसिफिक पार्ट दिया गया है। तो ये जो डोमेन स्पेसिफिक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिक कंप्यूटर, कंप्लीट यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यू की ओर। लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। इज इट विजिबल टू ऑल? सब क्लियर दिखाई दे रहा है? मुझे एक बार ये बता दो कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या मेंशन है? जो क्लासेस हैं वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की, जो हम लाइव बैच लेते हैं ऐप पर, जो हमारा पेड बैच है, उसमें जो आपकी क्लासेस है हर रोज 2 घंटे होती हैं। वीकली जो बैचेस हैं वो आपके इस तरीके से हैं, MWF है और TTS है, ठीक है। हर रोज 2 घंटे क्लास होगी, तो आपका वीक में 6 घंटे क्लास होती है। और वीकेंड की अगर हम बात करें तो वीकेंड में फिर हमारी 6 घंटे की क्लास आपके सैटरडे और संडे 10 to 1 अकॉर्डिंग होते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल पब्लिक सर्विसेज? जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू मीट सिटीजन्स नीड टू कंडक्ट हिज बिजनेस, कि जो सिटीजन्स हैं उनकी बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है, उनकी नीड्स को मीट करना। बी, टू एनहांस द सिटीजन्स नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो नॉलेज है, जितने भी सिटीजन्स हैं उसकी नॉलेज गवर्नमेंट के बारे में एनहांस करना। टू मीट सिटीजन्स नीड एंड फर्दर एनहांस देयर वेलफेयर, सिटीजन्स की जितने भी नीड है उनको मीट करना और वेलफेयर को एनहांस करना। या फिर डी, टू अचीव एफिशिएंसी एंड स्पीड फॉर पब्लिक गुड, एफिशिएंसी और स्पीड मेंटेन करना फॉर पब्लिक गुड। कईयों का ऑप्शन सी है, कुछ का डी है।
सबसे फर्स्ट स्लाइड्स में हमने इसको कवर किया था, ऑफिस प्रोसीजर क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहीं से आपको बस रिमाइंड करना है कि सी है या डी है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑल पब्लिक सर्विसेज का क्या है, बेसिकली यहाँ पर सिटीजन्स की जितनी भी नीड है उनको तो मेंटेन करना ही करना है, उनको तो मीट करना ही करना है, साथ ही में जो वेलफेयर है उसको भी एनहांस करना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिसने भी सी दिया था दैट इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफिस प्रोसीजर इज टू अचीव, जो हम ऑफिस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारा बिजनेस है ऑफ द गवर्नमेंट उसको कंडक्ट करने के लिए अकाउंटेबिलिटी। बी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर पब्लिक वेलफेयर, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करना। सी एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से करना, या फिर डी एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज फ्रॉम पब्लिक गुड, जो भी गवर्नमेंट फंक्शंस है उसको एफिशिएंसी वे में करना, उसको स्पीड वे में करना पब्लिक गुड्स के लिए। तो विच इज करेक्ट है, मोस्टली हैव गिवन डी ऑप्शन, सैमसन डी। ओके, तो राइट ऑप्शन इज डी ओनली, कि एफिशिएंसी भी मेंटेन करनी है और स्पीड भी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि एफिशिएंट के चक्कर में टाइम जो डेडलाइंस है उसको भूल जाओ, और ऐसा भी नहीं कि स्पीड के चक्कर में फिर एफिशिएंट वे में ना हो, गलतियां उसमें हो। तो सी डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the nodal agency in the field of organization and methods, जो ऑर्गेनाइजेशन का फील्ड है, मेथड है, उसमें हमारी जो नोडल एजेंसी है वो क्या है। ऑप्शन ए डिपेंडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस, जो हमारा डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस वो है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पीओटी पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। नोडल एजेंसी कौन है ऑर्गेनाइजेशन और मेथड के केस में, वो है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें क्या है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कौन हिस्सा बनाता है, कौन बनाता है, मेन कौन है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल ऑफ द अबव, कौन फॉर्म करते हैं। प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता, डी, तीनों ही होते हैं, प्रेसिडेंट होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, तो ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rules are issued by the president for the convenient transaction of business of the government under article 77 थर्ड of the constitution। कौन सा रूल है जो कि प्रेसिडेंट इशू करता है ताकि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट का बिजनेस है उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो कन्वेनियंटली हो सके। हमारा जो आर्टिकल 77 है उसका जो सब क्लोज 3 है उसके तहत। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस AOB 1961, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस TOB 1961, या फिर बोथ A एंड B, या फिर नाइदर A और नॉर B। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारा बिजनेस है उसके लिए जो कन्वेनिएंट ट्रांजैक्शन हो सके, इसके लिए कौन रूल जो है वो इशू करता है, कैसे होंगे, आर्टिकल 77 के तहत। तो हमारा एलोकेशन ऑफ बिजनेस भी और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस भी दोनों ही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा डिवीजन नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन ए सेक्शन, ऑप्शन बी डिवीजन, ऑप्शन सी ब्रांचेस, और ऑप्शन डी यूनियन। विच इज करेक्ट, कुछ ने दिया है सी, कुछ ने दिया है डी। कौन सा ऑप्शन नहीं है, डिवीजन ऑफ ए ब्रांच ऑफ सेक्शन, डिवीजन ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिवीजन में कौन कौन नहीं आता, सेक्शन, डिवीजन, ब्रांच, यूनियन। तो हमारा यूनियन नहीं आता है, यूनियन तो मेन हो गया ना, उसके बाद डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं, डिवीजन है, ब्रांचेस हैं, इस तरीके से। तो जिसने भी डी ऑप्शन दिया है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंप्रोमाइजेस ऑफ, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स है वो किससे कंप्रोमाइजेस होते हैं? आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स, स्टाफ हेडक्वार्टर्स या फिर एयर हेडक्वार्टर्स, विच इज करेक्ट? ऑप्शन सी, मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन सी दिए हैं। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंप्रोमाइजेस ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर दी स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड? जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वो कैसे बनाई गई हैं? ऑप्शन ए, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनती है। सेकंड, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या हमारे भारत के संविधान के प्रोविजंस के तहत बनती है। सी, अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ मिनिस्ट्री, या फिर डी, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज तो हमारे कौन बनाता है? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो शेयर होता है गवर्नमेंट का वो मिनिमम कितना परसेंटेज होता है? 25, 40, 50 या फिर 75? 25, 40, 50 या फिर 75? तो राइट ऑप्शन इज सी, 50% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर्स ऑफ सीपीएसई, जो कि हमने पीछे ही अभी डिस्कस किया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हेल्ड बाय गवर्नमेंट आर हेल्ड बाय। जब हम बोलते हैं सीपीएसई में गवर्नमेंट का शेयर है 50% मिनिमम, तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, होल्डिंग ऑफ कंपनीज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनीज, किसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं जब हम बोलते हैं कि शेयर्स गवर्नमेंट के पास है? तो ऑप्शन ए इज राइट। हम किसकी बात कर रहे होते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट की। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन फॉर्मली वेस्ट ऑन हु ऑफ द फॉलोइंग? जो भी हमारी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में निहित होती हैं? द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा? विच इज करेक्ट ऑप्शन? प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ राज्यसभा? विच इज करेक्ट? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट में होती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स डज द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कंसिस्ट? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसमें हमारी कितनी कैटेगरीज होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 10? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितनी कैटेगरीज होती हैं? 2, 3, 5 या 10? राइट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन 3 is correct. Next question. Next question is, who is in charge of waiving when a work in a department is divided into wings? जब भी कोई डिपार्टमेंट है अगर उसको विंग्स में डिवाइड कर दिया जाए तो कौन इसका चार्ज देता? हु इज इन चार्ज होगा? ए अंडर सेक्रेटरी, बी डिवीजन हेड, सी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर डी स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। विंग की यहाँ पर बात हो रही है कि विंग में अगर होगा, डिपार्टमेंट को विंग में डिवाइड कर दिया गया है तो कौन चार्ज लेगा? हु इज इन चार्ज ऑफ ए विंग? अंडर सेक्रेटरी, डिवीजन हेड, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी? ऑप्शन डी, डिवीजन डिपार्टमेंट को विंग में कन्वर्ट करने के बाद। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the lowest unit in a department within a well defined area of work?
जो हम बात करते हैं डिपार्टमेंट की, जो वेल डिफाइंड वर्क होता है, उसमें से सबसे लोवेस्ट यूनिट है वो कौन सी है? ए डिवीजन, बी ब्रांच, सी सेक्शन और डेस्क, या फिर डी डेजिग्नेटेड सेक्शन हैंडलिंग वर्क इफ जीओ एंड एम। डिवीजन होगा, ब्रांच होगा, सेक्शन और डेस्क होगा, या फिर डेजिग्नेटेड सेक्शन होगा जहां पर ओ एंड एम हैंडलिंग वर्क है। विच इज करेक्ट? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेक्शन और a desk. Next question, which of the following is not a constitutional body established under the provision of the Constitution of India? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, इसमें से ऐसी कौन सी बॉडी है जो भारत के संविधान के तहत नहीं बनाई गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूपीएससी, डी कैग कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से आप बस ये ध्यान रख लेना, जब भी आपने पॉलिटी पढ़ी होगी कभी, तो किस किस का आर्टिकल आपने सुन रखा है। यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी है, कैग के बारे में भी है, किसके बारे में नहीं है? सीवीसी के बारे में नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। Now next, which of the following is not a statutory body established under the status or act of the parliament? अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी नहीं है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एस्टेब्लिश होती है, इनमें से कौन सी बॉडी नहीं है? ऑप्शन ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑप्शन बी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर डी यूपीएससी। विच इज करेक्ट? सीवीसी, सीआईसी, एनसीबी या फिर यूपीएससी? ऑप्शन डी स्टैट्यूटरी बॉडी तो हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाती है, और जो हमारी यूपीएससी है उसके बारे में तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल भी है तो हमने पढ़ा है, तो यूपीएससी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो एक बार फिर से रिवाइज करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? वो सभी इंपॉर्टेंट बॉडीज इंडिया की जो कि जिनको पावर और अथॉरिटी कौन देता है? हमारे भारत का संविधान खुद देता है, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिकली आर्टिकल मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पावर्स और अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इसका मतलब ही क्या है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन है और उनके डेडिकेटेड आर्टिकल्स भी हैं। तो एनी चेंज इन मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी वो रिक्वायर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर इन बॉडीज में कोई भी हमें चेंज करना होगा तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करना होगा। इंपॉर्टेंट बॉडीज जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, कैग है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी है, ये सब हमारी क्या है? ये सभी की हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती हैं? जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। दे डू नॉट फाइंड एनी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बारे में कहीं मेंशन नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं क्योंकि इनको भी कोई ना कोई काम असाइन किया गया है, और ये कौन क्रिएट कर रहा है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये क्रिएट हो रही हैं। इनको हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं क्योंकि सिंस स्टेटस आर लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर, तो जो भी इनका स्टेटस है, जो भी कौन बना रहा है कि क्या क्या लॉ होंगे फॉलो, ये हमारी पार्लियामेंट बना रही है या लेजिस्लेचर बना रहा है। Since these body deprive the power from status or law made by the parliament, they known as the statutory body, और इसीलिए हम इनको statutory body बोल रहे हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें तो जैसे ही सेबी एक्ट 1992 आया तो हमारी बॉडी कौन सी है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारी बॉडी बनी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसके एक्ट से? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से। इसी तरीके से नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन भी है जो कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट से बनी। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज भी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीवीसी, ये सब क्या है? हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसी तरीके से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज के हैं। नाउ एक और बॉडी होता है रेगुलेटरी बॉडी। तो रेगुलेटरी बॉडी हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी बॉडीज आर पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग ऑटोनोमस अथॉरिटी। ये पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसी ही है जिनका काम क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑटोनोमस अथॉरिटी के लिए। तो ये सम एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन रेगुलेशन और सुपरवाइजरी कैपेसिटी।
तो सम रेगुलेटरी बॉडीज आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या इंडिपेंडेंट है कि वो किसी ना किसी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दे आर सेट अप टू एनफोर्स सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ये सेफ्टी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगी। दे हैव चार्ज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ वुमेन, तो इनके पास किसी ना किसी पर्टिकुलर एरिया का पूरा चार्ज होगा कोई भी एक्टिविटी का, या फिर सुपरवाइज करेंगे बॉडीज को जो भी इसके तहत आती है, इस एक्ट के तहत। तो ये कौन एस्टेब्लिश करता है? बाय लेजिस्लेटिव एक्ट्स द्वारा, जैसे कि आरबीआई है, IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA है, PFRDA हमने NPS में पढ़ा था, ठीक है, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरीके से NOHB है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स जिसको कि हम BIS बोलते हैं, और क्रिकेट से रिलेटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI, ये सब क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। अब कुछ हमारी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ये बॉडीज हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेट्यूटरी होती है, यानी कि ना तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही हमारी ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये कहां पर मेंशन है? दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ना तो इसको संविधान में मेंशन मिलेगा, नॉन स्टेट्यूटरी है तो ना इनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाएगा। तो कौन बना रहा है? दे आर फॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन और एक्शन, इसका मतलब क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट एक्शन ओनली, गवर्नमेंट के एक्शन से ही ये बन रही हैं। सो इनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी स्टेट्यूटरी बॉडी में, अगर कोई भी लॉ पास कर दिया जाए, ये नॉन स्टेट्यूटरी है लेकिन अगर ये बॉडी बन गई एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि गवर्नमेंट के एक्शन से बन रही है, जब भी इसको स्टेट्यूटरी बॉडी बनानी होगी तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको बनाया जा सकता है। जैसे कि UIDAI, ये क्या थी? एक स्टेट्यूटरी बॉडी बनी थी, ठीक है, आफ्टर इट एस्टेब्लिश बाय एंटरटेनिंग ए न्यू लॉ, तो न्यू लॉ के इसको फिर एक स्टेट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। जैसे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोले तो हमारा नीति आयोग है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, और हमारा CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब एग्जाम्पल है। एक हमारा होता है जुडिशियल बॉडीज, जुडिशियल बॉडीज यानी कि जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं इंडिया के, वो क्या है? हमारी जुडिशियल बॉडीज है। तो इनका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना, फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड, तो जो भी नियम्स हैं उनको मानते हुए जस्टिस प्रोवाइड करना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये हमारे क्या है? जुडिशियल बॉडीज है, ठीक है। आई होप बॉडीज से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो नाउ यू विल बी एबल टू आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन है हाउ आर दी ऑटोनोमस बॉडीज गिवन ऑटोनोमी टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन, जितनी भी हमारी ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनको जो उनके फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए कैसे ऑटोनोमी दी गई है? फर्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के तहत, बी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डेंस में, सी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डी इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो किसके तहत दी गई है? जब हमने टॉपिक किया तो मैंने आपको बताया भी था कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन सी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ दीज सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय एन इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इन ऑप्शन में से कौन सी सर्विस है जो कि IFC प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड प्रोग्राम्स स्कीम सपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रेलिवेंट रूल्स एंड प्रोसीजर, जो भी इंफॉर्मेशन है चाहे वो सर्विसेज के रिगार्डिंग है, किसी प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग है, कोई स्कीम के रिगार्डिंग है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे सपोर्ट करती है, रेलिवेंट रूल्स प्रोसीजर क्या है वो, या सेकेंड ऑप्शन ऑनलाइन फैसिलिटीज टू क्लाइंट एंड कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, टेंडर एंड ऑब्टेनिंग कोटेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, टेंडर्स को फ्लोट करती है और कोटेशन को लेती है, या फिर फॉर्मिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। तो मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन दिया है ए, IFC इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर क्या करती है? ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, प्रोग्राम्स क्या है, स्कीम्स क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट कर रहा है, रेलिवेंट रूल्स और प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर करेगी। प्रोसीजर
अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, जैसे आपका नाम ज्योति है तो ज्योति सिटी लिखेंगे, उसके बाद आप एग्जाम का नाम लिखेंगे, तो आपके पास आप जो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर शेयर करेंगे तो आपका जो एग्जाम है उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस पर हमारा ऑफर भी चल रहा है अभी 2 और 3 फेब को। अगर आप इसको बसंत पंचमी से पहले अगर आप परचेज करते हैं तो इस पे ऑफर है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है, यानी कि आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, एमसीआरई का रिकॉर्डेड बैच है। ये कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 2999 में 2 दिनों के लिए। तो फटाफट से जाइए और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में है, क्योंकि यूट्यूब पर सारे टॉपिक्स को डिटेल में करना मुश्किल है। यहाँ पर सारे टॉपिक्स हैं, बायलिंगुअल हैं, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो चुकी है, बस मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये बसंत पंचमी के ऑफर में आपको मिल रही है 1499 में, जिसमें अगेन बायलिंगुअल है और टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाती है, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो है डोमेन स्पेसिफिक पार्ट दिया गया है। तो ये जो डोमेन स्पेसिफिक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिक कंप्यूटर, कंप्लीट यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is state the functions of a director deputy secretary in the secretariat। जो भी सेक्रेटरीट है उसमें एक डायरेक्टर या जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है उसके क्या फंक्शंस होंगे। ऑप्शन ए, एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी के बिहाफ पर एक्ट करेगा। एंड डिस्पोज ऑफ केसेस एज पर पावर डेलीगेटेड, और जो केसेस का जो निपटारा है, जो भी पावर्स उसको डेलीगेट की गई है उसके अकॉर्डिंग करेगा। और एज पर द चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर चैनल के सबमिशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। बी है फ्रेम्स पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेट्स द डिवीजन, पॉलिसीज बनाएगा और डिवीजन को एडमिनिस्टर करेगा। सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस को डिस्पोजल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी केसेस हैं डिवीजन में, या रिपोर्ट करेगा उसको सेक्रेटरी को। या फिर हेड्स द डिवीजन एंड डिस्पोजेस ऑफ द केसेस विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, इंडिपेंडेंट चार्ज से जो भी हेड ऑफ डिवीजन है और केस का डिस्पोज करेगा। ए, बी, सी, डी। मोस्टली लोगों का आंसर ऑप्शन ए है, तो लेट्स सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ए ओनली। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who is in charge of a branch in a ministry department consisting of one or more sections or unit। जहां पर एक या एक से ज्यादा जहां पर सेक्शंस होंगे, यूनिट होंगे, तो वहां पे ब्रांच का, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो ब्रांच है वहां पे उसका कौन इंचार्ज होगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। Who is in charge of a branch in a ministry or department consisting of one or more sections or unit। कुछ का ऑप्शन है सी, कुछ का है डी, कुछ का है ए। Let's see the correct answer, and correct answer is option C, अंडर सेक्रेटरी। तो जिसने भी सी ऑप्शन दिया है दैट इज करेक्ट, अंडर सेक्रेटरी होगा। अगर किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है एक या एक से ज्यादा वहां पर सेक्शन है तो उसकी ब्रांच के लिए कौन होगा, अंडर सेक्रेटरी होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डेस्क ऑफिसर इन द सेक्रेटरीट ऑफ ए मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। जो भी हमारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरीट में क्या फंक्शंस हैं डेस्क ऑफिसर के। ए, ही डिस्पोज ऑफ एज मैनी एज केसेस एज पॉसिबल एट हिज ओन लेवल, वो जितने हो सकते हैं उतने केसेस का निपटारा अपने लेवल पर करेगा, सब्जेक्ट टू ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट। बी है he examine and submits case independently to the next higher officer, वो एग्जामिन करेगा और जो भी केस है वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को, हायर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा। आल्सो साइन करेगा ऑर्डर को, और फाइनेंशियल सेक्शंस एंड अफर्म एफिडेविट्स इन कोर्ट्स। सी,
ही हैज पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एज दैट ऑफ ए डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी। उसके पास पावर है कि वो डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी है, डिसीजन मेकिंग की पावर है जितनी की उनके पास होती है। या फिर डी, he holds charge of a secretariat division and monitors efficient and expedient disposal of case। या फिर वो सेक्रेटरीट का चार्ज ले लेगा और क्या करेगा, जितने भी केसेस हैं उसको एफिशिएंटली मॉनिटर करेगा और डिस्पोजल करेगा। विच इज करेक्ट आंसर, ए, बी, सी या डी? मोस्टली लोगों ने आंसर दिया है बी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए पर्सनल स्टाफ ऑफ ऑफिसर। जो पर्सनल स्टाफ है ऑफिसर का, इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में थे क्या उसका काम नहीं होगा? ऑप्शन ए, मेंटेन एंगेजमेंट डायरी, एक डायरी मेंटेन करना, एंगेजमेंट डायरी। बी, मेंटेनिंग टूर्स, टूर को मेंटेन करना। सी, बीइंग अवेयर ऑफ की परफॉर्मेंस एरियाज, की परफॉर्मेंस एरिया के बारे में जो है अवेयर करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग स्टाफ, ट्रेनिंग एंड हेल्पिंग देम, जो भी वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रेनिंग करना, उनकी हेल्प करना। तो जो पर्सनल स्टाफ ऑफ ऑफिसर है उनमें से कौन सा काम नहीं है किसी? कुछ ने मैक्सिमम ने डी दिया है, कुछ ने ए दिया है, तो करेक्ट आंसर इस यहाँ पे आपका क्या है, डी। वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा वर्क का, कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन क्या काम करेगा, वो नहीं करेगा। डायरी भी मेंटेन करेगा, एंगेजमेंट डायरी भी, टूर भी मेंटेन करेगा और की परफॉर्मेंस ऑफ एरियाज को भी देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द पोस्ट डेजिग्नेटेड एज एमटीएस? एमटीएस की जब हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो हम कौन कौन सी पोस्ट की बात करते हैं? ए, पियन, चौकीदार एंड सफाई वाला। बी, अर्सवाइल ग्रुप डी पोस्ट। सी, पीपल हु कैन वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। या फिर डी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? पियन, चौकीदार, सफाई वाला, अर्सवाइल ग्रुप डी पोस्ट, पीपल हु कैन वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी असिस्टेंट। ध्यान से पढ़ो, जो सी ऑप्शन दे रहे हैं या ए दे रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 7th पे कमीशन के बाद जितने भी जो हमारी ग्रुप डी की थी हम उसी की बात कर रहे हैं। तो जो भी अर्सवाइल ग्रुप डी यानी कि थे या आगे हो गए, तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ में आते हैं। चाहे आपका पीएन हो गया, चौकीदार, सफाई वाला, ये सब आपके कहाँ आएंगे, ग्रुप डी पोस्ट के अंदर, एमटीएस में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is the administrative head of a ministry or department. He is the principal advisor of the minister on matters of policy and administration. कौन है जो कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और एक प्रिंसिपल एडवाइजर है मिनिस्ट्री के लिए, जो भी पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर हैं उस पे? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर। विच इज करेक्ट आंसर? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेक्रेटरी होगा वो। नेक्स्ट, हु विल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट? बेसिकली कौन कलेक्टिवली होगा, रेफर होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा हाउस ऑफ पीपल पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? ए, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। बी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर डी, स्टेट गवर्नमेंट। विच इज करेक्ट? प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। राइट ऑप्शन इज कौन होगा? हाउस पार्लियामेंट की हम बात करती हैं तो बेसिकली क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इज टू बी कंसल्टेड फॉर इकोनॉमिक मैटर्स? कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया जाना चाहिए इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए, इकोनॉमिक मैटर्स के लिए? ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या फिर नीति आयोग? विच इज करेक्ट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, क्यों? ठीक है, नहीं, इकोनॉमिक अफेयर्स में नीति आयोग से देखोगे या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को? ऑप्शन डी इज करेक्ट है, नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग का पहले नाम क्या था? अगर क्वेश्चन आए नीति आयोग का पहले जो नाम था वो क्या था? नीति आयोग को पहले हम किस नाम से जानते थे? कमेंट करके बताओ कि नीति आयोग को हम पहले किस नाम से जानते थे? नीति आयोग को पहले किस नाम से जानते थे? नीति आयोग का नाम किस हाँ, ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन योजना आयोग बेसिकली, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी हुज कंसेंट इज रिक्वायर्ड इन लेजिस्लेटिव मैटर्स? कौन सी अल्टीमेट अथॉरिटी है जिसकी कंसेंट रिक्वायर होगी लेजिस्लेटिव मैटर्स में? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, सही है, सबका सही है, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। ए प्रेसिडेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सी प्राइम मिनिस्टर या डी एनी ऑफ द अबव? कौन सी अल्टीमेट अथॉरिटी है जिसकी कंसेंट रिक्वायर्ड होगी लेजिस्लेटिव मैटर्स में? प्रेसिडेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, प्राइम मिनिस्टर है या फिर एनी ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर? विच इज करेक्ट? ऑप्शन ए मैक्सिमम लोगों ने दिया है, तो प्रेसिडेंट अल्टीमेट अथॉरिटी होता है, उसके साइन जरूरी होते हैं। Next, who is responsible for the House of People in a parliamentary form of government? I guess we have already discussed this. Now, next question पे देखते हैं फिर। President of India exercise his powers on the advice of, जो President of India है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, लेकिन किसकी सलाह से करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जिसको कि प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा है। ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? विच इज करेक्ट आंसर हियर? प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को किसके एडवाइस से एक्सरसाइज करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? तो करेक्ट है, कौन करता है? बेसिकली प्रेसिडेंट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिसको कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। नेक्स्ट है व्हेन इज द कंकरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? टीओबी ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रूल 1961। ऐसा कौन सा केस होगा जहां पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टीओबी रूल्स, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में अदर डिपार्टमेंट के साथ कंकरेंस जरूरी होगी? ए द सब्जेक्ट कंसर्न मोर देन वन डिपार्टमेंट, जहां पर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से कंसर्न होगा। ऑप्शन बी when the competent authority is not clear about the procedure to be followed, जब competent authority को नहीं पता कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। सी सब्जेक्ट केस इज कॉम्प्लेक्स, सब्जेक्ट केस जो है वो कॉम्प्लेक्स है। या फिर डी when powers have been delegated, जब पावर्स को डेलीगेट किया गया है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट है? ए बी सी या डी? कॉन्करेंस कब रिक्वायर होगी? जब कॉन्करेंस, जब हम अदर डिपार्टमेंट्स की कॉन्करेंस की बात करें वो कब होगी हमारे पास? हम इसको अलग रूल्स में भी कर चुके हैं, कहां पर? सीसीए कंडक्ट में भी। तो बेसिकली जब जब एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे जब ही सब्जेक्ट कंसर्न पे कॉन्करेंस रिक्वायर होगी। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सेक्शंस और डेस्क एनकरेज्ड टू डेवलप एंड अपडेट टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट? जो भी सेक्शन है, जो भी डेस्क है, उनको क्यों एनकरेज किया जाता है कि वो नॉलेज मैनेजमेंट को डेवलप करें और उनके टूल्स को अपडेट करें? ऑप्शन ए टू यूज द सेम फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करने के लिए। ऑप्शन बी टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ मेंबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन सी to institutionalize a person independent information system for retention of knowledge, या ऑप्शन डी to formulate training policies? which option is correct? मैक्सिमम लोगों ने दिया है सी, संतोष कुमार राय सी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ओनली,
to institutionalize a personal independent information system for retention of knowledge. Next question क्या कहता है? Whose instructions are to be followed by the secretary of a department when decision bearing financial implications that are beyond the delegated powers to be taken. किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा? बाय द सेक्रेटरी ऑफ ए डिपार्टमेंट, जब जो डिसीजन है रिगार्डिंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है जो कि डेलीगेटेड पावर के बियॉन्ड है. A, law ministry, B, personal ministry, C, ministry of finance, and D is the respective ministry. Which option is correct? बात किसकी आ रही है? फिनेंस की. तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? फिनेंस से रिलेटेड ही. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस. ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, whose guidelines are to be adopted for decision requiring approval of committee of secretaries, group of ministers or cabinet? किसकी गाइडलाइंस जरूरी होंगी जहां पर कि डिसीजन रिक्वायरिंग अप्रूवल कमेटी का वो अडॉप्ट करना है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, कैबिनेट का, जहां पर कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, चीफ सेक्रेटरीज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ए भी आ रहा है ऑप्शन, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कैबिनेट सेक्रेटरीट. Now next question, who will receive DAC when the addressee officer is on leave, tour, retire or transfer? अगर जिसके लिए डाक आया है वो पर्सन टूर पे है, वो पर्सन रिटायर हो चुका है, उस पर्सन का ट्रांसफर हो चुका है या वो लीव पर है, तो उसकी डाक को कौन रिसीव करेगा? ए, हिज सक्सेसर, बी, हिज पर्सनल स्टाफ, सी, द लिंक ऑफिसर, डी, एनी ऑफ द अबव. कौन रिसीव करेगा? सक्सेसर, पर्सनल स्टाफ, लिंक ऑफिसर या एनी ऑफ द अबव? राइट ऑप्शन इज एनी ऑफ द अबव. हमने डिस्कस किया था लिंक ऑफिसर भी कर सकता है, सक्सेसर भी कर सकता है और पर्सनल स्टाफ भी. तो डी ऑप्शन इज राइट हियर. नेक्स्ट इज विच कैटेगरी ऑफ डाक विल बी रिसीव्ड बाय द एड्रेसी हिमसेल्फ एट हिज रेजिडेंस? कौन सी कैटेगरी होगी जो डाक की जो कि रिसीव की जाएगी, ठीक है, वो अपने घर पर ही रिसीव करेगा, एड्रेसी एट हिज रेजिडेंस. आउटसाइड द ऑफिस आर अंडर इंटीमेशन इन एडवांस. एडवांस में इंटीमेट करेंगे उसके बाद रिसीव होगा. तो ऑप्शन ए, डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग, अगर वो अर्जेंस है तो. बी, डाक मार्क एज पर्सनल, पर्सनल मार्क की गई है तो. सी, डाक मार्क एज इमीडिएट एंड एड्रेसी बाय नेम, डाक इमीडिएट है और उसके नाम पर है. या फिर डी, क्लासिफाइड डाक एड्रेसी बाय नेम, इंपॉर्टेंट है और एड्रेसी बाय नेम है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इमीडिएट होनी चाहिए और एड्रेसी बाय नेम होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल डाउनलोड कम्युनिकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल्स एंड फॉरवर्ड टू दी CR? सेंट्रल रजिस्ट्री को कौन, जो भी कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू आ रही है, कौन उनको डाउनलोड करेगा और CR को फॉरवर्ड करेगा? ऑप्शन ए, अंडर सेक्रेटरी. ऑप्शन बी, पर्सनल स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑफिसर्स. ऑप्शन सी, सेंट्रली बाय ए डेजिग्नेटेड पर्सन. या फिर डी, डायरेक्टर या फिर डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डेस्क ऑफिसर. विच इज करेक्ट? ए, बी, सी, डी. ज्यादातर के ऑप्शन सी हैं, कुछ के ए हैं, कुछ के डी हैं, बी की कमी थी, बी भी है. थोड़ा सा घुमा दिया है बस, ऑप्शन इसी में है. हमने क्या कहा था कि सेंट्रल रजिस्ट्री में जो फॉरवर्ड होंगे तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं हमारे जो भी डाक है, कोई भी कम्युनिकेशन है सेंटर में, तो सेंट्रली कोई भी पर्सन डेजिग्नेटेड होगा वही करेगा. तो ऑप्शन सी, सेंट्रली बाय ए डेजिग्नेटेड पर्सन, जो भी पर्सन को डेजिग्नेट किया गया है सेंटर पे, सेंट्रल रजिस्ट्री में, तो वही वापस वहां पे करेगा. ठीक है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Why should communication received through fax be immediately photocopied? जो भी कम्युनिकेशन फैक्स के थ्रू आती है उसको क्यों इमीडिएट बेसिस पर फोटोकॉपी कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए,
फैक्स मैसेजेस आर इंपॉर्टेंट, फैक्स मैसेज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए। ऑप्शन बी, फैक्स मैसेजेस फेड विद पैसेज ऑफ टाइम, या टाइम के साथ साथ जो फैक्स मैसेज है वो क्या हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे। ऑप्शन सी, इट इज नेसेसरी टू रिटेन ए कॉपी ऑफ द फैक्स मैसेज इन द स्टैंडिंग गार्ड फाइल, ये नेसेसरी है कि स्टैंडिंग गार्ड फाइल में फैक्स मैसेज की कॉपी को रिटेन किया जाए। ऑप्शन डी, टू सर्व एज ए कंप्लीट बैकग्राउंड मटेरियल फॉर रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी और प्रोसीजर, जो भी बैकग्राउंड मटेरियल उसको सर्व करने के लिए रिव्यू किया जाएगा अगर किसी पॉलिसी को, प्रोसीजर को, तो उसके लिए जरूरी है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट हियर, वो टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, फेड हो जाएंगे इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डार्क इज टू बी डील विद फर्स्ट, किस डार्क को आप सबसे पहले डील करोगे, ये आपको बताना है। जो 4 ऑप्शन है उसमें से किस डार्क को आप सबसे पहले डील करोगे। डार्क विद अर्जेंसी ग्रेडिंग, जो अर्जेंट होगा वो। डार्क मार्क एज टॉप सीक्रेट, जो टॉप सीक्रेट है उसको। या डार्क सिक्योरिटी मार्क एज कॉन्फिडेंशियल, जिसको कि कॉन्फिडेंशियल मार्क किया गया है उसको। या फिर डार्क मार्क्ड एज रेस्ट्रिक्टेड, या किसी को रेस्ट्रिक्टेड मेंटेन मार्क किया गया है उसको, किसको किया जाएगा सबसे पहले, किसको डील करोगे। अर्जेंट, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल या रेस्ट्रिक्टेड। क्लियर है यहाँ पे, टॉप सीक्रेट की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंशियल की भी इमीडिएटली बेसिस पे जरूरत नहीं है। सबसे पहले किसकी जरूरत है, जो भी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, अर्जेंट चीज जिसको बोला गया है, जो अर्जेंट है उसको सबसे पहले करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is to be checked by the CRU और IFC। CR या IFC क्या चेक करेगा जब डाक ओपन करता है। ए, एड्रेस ऑफ द डाक, डाक का एड्रेस चेक करता है। बी, ड्यू डेट फॉर रिप्लाई, क्या ड्यू डेट है रिप्लाई की वो चेक करता है। सी, चेक वेदर सिक्योरिटी ग्रेडिंग इज गिवन, ये चेक करता है कि क्या कोई सिक्योरिटी ग्रेडिंग दी गई है। या फिर डी, चेक द एनक्लोजर एंड इंडिकेट एनी मिसिंग दैम ऑन द डाक, कोई एनक्लोजर था वो मिसिंग है कि नहीं वो चेक करता है। तो जो हमारा CR है, IFC है, जिसको हम इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर या फिर सेंट्रल रजिस्ट्री बोल रहे हैं, तो वो क्या करता है हमारा, बेसिकली ये चेक करता है कि कोई एनक्लोजर मिसिंग है तो नहीं। उसकी इंफॉर्मेशन वो देगा, रिटर्न भी दे सकता है, ईमेल के थ्रू भी दे सकता है, जनरली ईमेल के थ्रू ही वो इसकी इंफॉर्मेशन देगा कि ये मिसिंग है। कोई बुक या कोई इंपॉर्टेंट पेपर था, अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी भेजी जा सकती है तो फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी के लिए वो बोलेगा। ठीक है, वो इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ कैन अ डाक बी आइडेंटिफाइड इजिली व्हेन इट इज मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर डाक को आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हो तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजिली। ऑप्शन ए, बाय द यूनिक नंबर जनरेटेड बाय एन ई-ऑफिस सिस्टम, ई-ऑफिस सिस्टम एक यूनिक नंबर जनरेट कर देता है उसके थ्रू। बी, फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डाक, डाक के रजिस्टर से। सी, फ्रॉम ए सर्च विंडो इन द सिस्टम, सर्च विंडो से करोगे। या फिर डी, बाय कॉन्टेक्टिंग द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्टेक्ट करोगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप डाक को इलेक्ट्रॉनिकली करते हो फीड, तो एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है आपका ई-ऑफिस के थ्रू, तो उसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, ई-ऑफिस में जब भी कोई फाइल है, कोई भी नोट है, कोई भी फाइल नंबर है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए जो भी जनरेट होगा वो ई-ऑफिस के थ्रू यूनिकली हम उसको करेंगे। Now next question, when a dark is graded as urgent and sent to an office during office hour, कोई भी अगर डाक है उसको अर्जेंट बोला गया है और उसको ऑफिस आवर में भेजा गया है, लेकिन बट द मिनिस्टर एंड अदर ऑफिसर्स नॉट इन पोजीशन, जो मिनिस्टर है अदर ऑफिसर है वो नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन प्लेस, तो कौन सा एक्शन लिया जाएगा। ऑप्शन ए, द डाक विल बी रिटर्न एज अनडिलीवर्ड, उसको बोल दिया जाएगा रिटर्न कर दी जाएगी और अनडिलीवर कर दी जाएगी। ऑप्शन बी, एनीवन प्रेजेंट इन द ऑफिस विल रिसीव द डाक, कोई भी जो भी ऑफिस में होगा वो उस डाक को रिसीव कर लेगा। सी, CR विल रिसीव सच डाक, सेंट्रल रजिस्ट्री जो है वो करेगी इसको एक्सेप्ट। या फिर डाक विल बी रिडायरेक्टेड टू द मिनिस्टर रेजिडेंट, या फिर उसको मिनिस्टर के रेजिडेंस पे रिडायरेक्ट कर देंगे। विच इज करेक्ट। A, B, C, D, which option is correct? Right option is option C. CR है वो रिसीव करेगा डाक को, हमने था ना, डाक वैसे भी डाक जब भी आएगी CR में आएगी, फिर वो सबके पास जाएगी, अगर वो कंसर्न पर्सन कोई ना कोई है तो उसको दे दी जाएगी, और नहीं है तो वापस कहाँ आ जाएगी, CR में ही आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, CR। नेक्स्ट क्वेश्चन,
receive all the डाक including those addressed to minister officer by name. कौन सभी डाकों को रिसीव करेगा, चाहे किसी को भी एड्रेस हो, मिनिस्टर को एड्रेस हो या बाय नेम भी ऑफिसर को एड्रेस है तो कौन? ए सेक्शन ऑफिसर, बी ब्रांच ऑफिसर, सी डिवीजन ऑफिसर, डी हेड सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट या फिर इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर, सीआर या आईएफसी. विच इज करेक्ट? कौन डाक को रिसीव करेगा अगर मिनिस्ट्री ऑफिसर की बाय नेम है तो? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? सेक्शन ऑफिसर, ब्रांच ऑफिसर, डिवीजन या फिर क्या? तो कौन करेगा? सीआरयू सेंट्रल रजिस्ट्री जो यूनिट है वो, या फिर आईएफसी इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? A डाक with what kind of grading is sent through special messenger directly to the minister or officer. कोई डाक जो कि किस टाइप की ग्रेडिंग होगी, जो कि स्पेशल मैसेंजर से भेजी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफिसर को, तो वो किस टाइप की होगी? ए डाक मार्क्ड एज कॉन्फिडेंशियल, बी पर्सनल है, सी अर्जेंसी है, डी सीक्रेट है. कौन सी भेजी जाएगी मैसेंजर के द्वारा, स्पेशल मैसेंजर द्वारा? अगर वो डाक कॉन्फिडेंशियल है, वो पर्सनल है, ग्रेडिंग है या फिर सीक्रेट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी या ऑप्शन डी? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हमारा सी ऑप्शन. जब भी अर्जेंट होगी तभी दी जाएगी. ठीक है, कॉन्फिडेंशियल में देने की जरूरत नहीं है, पर्सनल में भी, सीक्रेट में भी नहीं, जब भी अर्जेंट होगी तब दी जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन रिसीव्ड बाय ईमेल एड्रेस टू मिनिस्टर विल बी. जो भी कम्युनिकेशन रिसीव हुई है ईमेल द्वारा जो कि मिनिस्टर को एड्रेस की गई हैं वो क्या होंगे? डाउनलोड बाय देम, उनको डाउनलोड किया जाएगा. ऑप्शन बी डाउनलोड बाय देयर प्रॉपर पर्सनल स्टाफ, उनका पर्सनल स्टाफ उनको डाउनलोड करेगा, या सी एनी ऑफ द अबोव कर सकता है, या फिर डी डाउनलोड बाय पर्सन डेजिग्नेटेड ऑफ सच टास्क. इस टास्क के लिए अगर जिसने किया है डेजिग्नेटेड तो वो करेगा. Which option is correct? राइट ऑप्शन इज कौन डाउनलोड करेगा उनको डाउनलोड कर सकता है देम, डाउनलोडेड बाय देम भी हो सकती है और प्रॉपर पर्सनल स्टाफ भी कर सकता है. ठीक है, क्योंकि ईमेल है इसीलिए ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ सीआरयू? जो हम सीआरयू कितनी देर से बात कर रहे हैं, सीआरयू क्या है? सेंट्रल रिकॉर्ड यूनिट, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट, सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट या फिर कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द यूनियन? विच इज करेक्ट? ए, बी, सी या डी? व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ सीआरयू? सीआरयू इज सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट, और अगर सिर्फ सीआर पूछा जाए तो सेंट्रल रजिस्ट्री. नेक्स्ट इज इन ई फाइल ऑल फिजिकल डाक इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डिपार्टमेंट इज वर्किंग इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड विल बी रिसीव्ड थ्रू. जो भी ई फाइल है उसमें जो भी आपके फिजिकल डाक है इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो डिपार्टमेंट वर्किंग है फिजिकल मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कौन उनको रिसीव करेगा? रिसीव थ्रू ई ऑफिस के थ्रू ही रिसीव होंगी. बी कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स, सी डाक ऑफिसर या फिर डी एनीवन इन द डिपार्टमेंट. विच इज करेक्ट? ई ऑफिस. राइट ऑप्शन इज ई ऑफिस. प्रोसीजर. अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक. वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है. आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं. अपना नाम, जैसे आपका नाम ज्योति है तो ज्योति, सिटी लिखेंगे, उसके बाद आप एग्जाम का नाम लिखेंगे, तो आपके पास आप जो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर शेयर करेंगे तो आपका जो एग्जाम है उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी. अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी. इस पर हमारा ऑफर भी चल रहा है अभी
2 और 3 फेब को अगर आप इसको बसंत पंचमी से पहले अगर आप परचेज करते हैं तो इस पे ऑफर है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है, यानी कि आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं AIMCRE का रिकॉर्डेड बैच है। ये कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 2999 में 2 दिनों के लिए। तो फटाफट से जाइए और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में है, क्योंकि यूट्यूब पर सारे टॉपिक्स को डिटेल में करना मुश्किल है। यहाँ पर सारे टॉपिक्स हैं, बायलिंगुअल हैं और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो चुकी है, बस मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये बसंत पंचमी के ऑफर में आपको मिल रही है 1499 में, जिसमें अगेन बायलिंगुअल है और टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाती है, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो है डोमेन स्पेसिफिक पार्ट दिया गया है। तो ये जो डोमेन स्पेसिफिक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिक कंप्यूटर कंप्लीट यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसिप्ट नंबर जनरेटेड फॉर ए डाक कंटेन, जो रिसिप्ट नंबर जनरेट करते हैं डाक के लिए वो क्या कंटेन करता है? ए यूनिक नंबर, सेक्शन कोड, एनी ऑफ द अबव या फिर बोथ ए एंड बी। रिसिप्ट नंबर जो जनरेट करते हैं डाक के लिए उसमें क्या क्या होगा? यूनिक नंबर, सेक्शन नंबर, एनी ऑफ द अबव या फिर बोथ ए एंड बी। Which option is correct? Okay. Which is correct here? Correct option is option C, any of the above. Unique number भी होगा और manual mode. ठीक है. Next question, which of the following is not a mode of registration of डाक? कौन सा इनमें से है जिसमें कि एक डाक के रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसका फॉर्म नहीं है? फिजिकल मोड, मैनुअल मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर ट्रांजिशन मोड? विच ऑप्शन इज करेक्ट? फिजिकल, मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर ट्रांजिशन मोड? Which of the following is not a mode of registration of डाक? Physical, manual, electronic, transition. The right option is option B, manual mode नहीं है। हम फिजिकली करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, ट्रांजिशन मोड में भी, लेकिन मैनुअली नहीं करते हैं, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू एन अंडर सेक्रेटरी फॉर डिसाइडिंग ऑन अलोकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड रिसिप्ट इन अ सेक्शन? क्या टाइम लिमिट है जो कि दी जाती है सेक्रेटरी को फॉर डिसाइडिंग, ताकि जो भी डिस्प्यूटेड रिसिप्ट है किसी सेक्शन में उसको डिसाइड कर सके, उसको अलोकेट कर सके? 2 वर्किंग डेज, विद इन हाफ ए डे, विद इन अ वीक या फिर 1 वर्किंग डे? 2 वर्किंग डे, विद इन हाफ ए डे, विद इन अ वीक और 1 वर्किंग डे? विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज वो 2 वर्किंग डेज यहाँ पर दिए जाते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following documents need not to be registered at entry level? इनमें से कौन से फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि एंट्री लेवल पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है? ए, कैजुअल लीव एप्लीकेशन, बी, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सी, कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एमपीज या फिर ऑल ऑफ द अबव? कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि रजिस्टर्ड एंट्री लेवल पे करने की जरूरत नहीं है? Casual leave application, identical copies of representation, communication received from MPs या फिर all of the above? Right option is option D, all of the above. What is transition mode? जो हम बात कर रहे थे अभी ट्रांजिशन मोड की, so what is this transition mode? ट्रांजिशन मोड किसे कहते हैं हम? ऑप्शन ए क्या कहता है? प्रोसेसिंग ऑफ रिसिप्ट एंड फाइल डन इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी रिसिप्ट है, जो भी फाइल है, हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये है। बी, रिसिप्ट्स आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, रिसिप्ट को इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, वो ट्रांजिशन मोड है। ऑप्शन सी, प्रोसेसिंग ऑफ रिसिप्ट एंड फाइल डन फिजिकली एंड ट्रैकिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, हमने प्रोसेस और रिसिप्ट को जो है वो हमने किया मैनुअल है, लेकिन ट्रैक हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। या फिर डी, ट्रैकिंग ऑफ फाइल इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस, या हम उसको ट्रैक इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ट्रांजिशन मोड। ऑप्शन सी, जहां पे कुछ फिजिकली है कुछ इलेक्ट्रॉनिकली है, ट्रांजिशन। तो प्रोसेस आप रिसिप्ट और फाइल का फिजिकली कर रहे हो और उसको जो आप ट्रैक कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द रजिस्टर्स मेंटेन्ड एट वेरियस लेवल्स लाइक CRU पर रजिस्टर, सेक्शन रजिस्टर एंड द पर्सनल सेक्शन और स्टाफ रजिस्टर नॉट मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट?
जो रजिस्टर मेंटेन होते हैं बहुत सारे, काफी अलग अलग लेवल के सीआरयू पर, जैसे कि सीआरयू रजिस्टर है, सेक्शन रजिस्टर है, पर्सनल सेक्शन और स्टाफ रजिस्टर, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट में क्यों मेंटेन नहीं करते? ऑप्शन ए, द सिस्टम सेव्स द डाटा एंड सर्च एंड रिट्रीवल प्रोसेस आर डन ऑन द डाटा। जो सिस्टम है वो डाटा को सेव करता है, सर्च करता है, और रिट्रीव प्रोसेस जो है वो डाटा के थ्रू होती है। ऑप्शन बी, मेंटेनिंग सेपरेट रजिस्टर्स इन द सिस्टम इज डिफिकल्ट। अलग अलग जो सिस्टम में अलग अलग रजिस्टर को मेंटेन करना डिफिकल्ट है। सी, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट इज फास्ट एंड एक्यूरेट। जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट है वो फास्ट भी है, वो एक्यूरेट भी है। या फिर डी, इट रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सन। इसके लिए आपको स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। राइट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन ए, सिस्टम क्या करता है, डाटा को सेव भी करता है, सर्च भी और रिट्रीवल और प्रोसेस को सभी को आसान बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ई फाइल हाउ इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डाक डन ऑटोमेटिकली। जो ई फाइल है उसमें ऑटोमेटिकली जो डाक के लिए एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी वो कैसे होगा? थ्रू ईमेल ओनली, ईमेल के थ्रू। बी, थ्रू एसएमएस ओनली, रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक एसएमएस के थ्रू। या सी, थ्रू एसएमएस भी और ईमेल भी इफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर आर फाइल्ड इन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। अगर दोनों ही है तो दोनों के ही थ्रू। या फिर बाय सेंडिंग स्टैंडर्ड एक्नॉलेजमेंट, एक स्टैंडर्ड एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? दोनों में ही। अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों है तो फिर दोनों पे जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स बी एनकरेज्ड। जो कम्युनिकेशन हम ईमेल के थ्रू करते हैं उसको एनकरेज क्यों किया जाता है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ऑप्शन है, इट सेव्स स्टेशनरी, स्टेशनरी को सेव करता है इसीलिए। ऑप्शन बी, टू फैसिलिटेट क्विकर डिस्पैच, क्विकर डिस्पैच हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसिप्ट और कम्युनिकेशन क्विक होता है। सी, टू एनवेलप पेपरलेस एनवायरनमेंट, पेपरलेस एनवायरनमेंट के लिए। या फिर टी, टू अचीव एफिशिएंटली एंड स्पीड फॉर पब्लिक गुड, एफिशिएंसी के लिए और एक स्पीड बनी रहती है उसके लिए। ईमेल्स क्यों एनकरेज की जाती हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा, एक तो ये क्विक डिस्पैच हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्विकली हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू होम शुड बी डिस्प्यूटेड रिसिप्ट और ईमेल्स रिसीव्ड बाय ए सेक्शन बी ब्रोट टू नोटिस। किसके द्वारा किसको की डिस्प्यूट करना चाहिए, रिसिप्ट को या ईमेल रिसिप्ट जो हो रही है उसको किसकी नोटिस में लाना है? ए, स्पेशल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी। बी, डिप्टी सेक्रेटरी। सी, अंडर सेक्रेटरी। या फिर डी, डेस्क ऑफिसर। विच इज करेक्ट है? स्पेशल सेक्रेटरी या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या फिर अंडर सेक्रेटरी या डेस्क ऑफिसर। तो राइट ऑप्शन हियर इज आपका कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट? करेक्ट इज सी, अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर टू एज टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। कौन से इनमें से ऑप्शन है जिनको कि हम नॉलेज मैनेजमेंट के लिए रेफर करते हैं? टू लोकेट एंड कलेक्ट फाइल, फाइल को कलेक्ट करने के लिए भी और लोकेट करने के लिए भी। ऑप्शन है, स्टैंडिंग गार्ड फाइल, प्रेसिडेंट बुक और रेफरेंस फोल्डर। बी, डाक रजिस्टर। सी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट। या फिर डी, डेस्क ऑफिसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, ताकि आप फाइल को लोकेट कर पाओ, कलेक्ट कर पाओ, किसको हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पर? मोस्टली ऑप्शन ए हैज गिवन। राइट ऑप्शन इज ए ओनली, स्टैंडिंग गार्ड फाइल, प्रेसिडेंट बुक्स और रेफरेंस फोल्डर। What is the main aim of functionaries in a department for action on receipt? जो मेन फंक्शन का जो मेन एम है डिपार्टमेंट में एक्शन ऑन रिसिप्ट के लिए वो क्या है? ऑप्शन ए, पेपरलेस। बी, स्पीड विद एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। सी, रिड्यूसिंग क्वांटिटी ऑफ वर्क, वर्क की क्वांटिटी को रिड्यूस करना। ये ऑप्शन डी, फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करना। विच इज करेक्ट आंसर? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्पीड भी मेंटेन करनी है और विद एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये किसी के डिपार्टमेंट का एक्शन रिसिप्ट के फंक्शन का मेन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फील्ड इन एन ई फाइल कैन एन ऑफिसर सेट द ड्यू डेट फॉर सबमिशन? कौन सा फील्ड है जो यहाँ पर करेक्ट है ई फाइल से रिलेटेड जिसमें कि एक ऑफिसर क्या सेट कर सकता है? ड्यू डेट सेट कर सकता है सबमिशन के लिए।
ए इन सेट ड्यू डेट फील्ड में होगा, बी रिमार्क फील्ड में जाके सेट कर पाएगा, सी एक्शन फील्ड में, या फिर बाय मेकिंग ए कॉपी टू अदर ऑफिसर की कॉपी करके भी वो अपना ई फाइल के फील्ड में ड्यू डेट सेट कर सकता है, विच इज करेक्ट। तो ड्यू डेट है तो सेट ड्यू डेट, ये बहुत इजी है, उसके फाइल से ही कर पाएगा, कोई और ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what action will be taken by a section officer on DAC on routine cases? जो सेक्शन ऑफिसर है उसके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा रूटीन केसेस में, ऑन रूटीन केसेस पर, डाक पर। ए डिस्पोज ऑफ बाय हिमसेल्फ, अपने आप से डिस्पोज करना, बी सबमिट टू हायर ऑफिसर को सबमिट कर देंगे, सी सेंड दी केस टू दी सीआरयू फॉर रिप्लाई, सीआरयू को रिप्लाई के लिए भेज देंगे, या फिर डेलीगेट टू लोअर स्टाफ फॉर डिस्पोजल, या फिर लोअर स्टाफ को डिस्पोज कर देंगे ताकि वो डेलीगेट कर देंगे ताकि वो डिस्पोज करे। तो कौन सा एक्शन लिया जाएगा सेक्शन ऑफिसर द्वारा डाक के लिए रूटीन केसेस में क्या होता है हमेशा, डिस्पोज ऑफ बाय हिमसेल्फ। रूटीन केस में वो खुद आया तो उसको खुद ही डिस्पोज करना है, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ए फाइल, फाइल की डेफिनेशन क्या है, फाइल के बारे में हमने पढ़ा था, तो फाइल की डेफिनेशन क्या है, ए फोल्डर कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटिंग पेपर ऑन ए सब्जेक्ट विद वन और मोर पार्ट, एक ऐसा फोल्डर जिसमें कि सारे रिलेटेड पेपर है किसी सब्जेक्ट पर, सारे के सारे हो सकते हैं, कुछ उसके पार्ट्स, बी कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन है, सी नोट्स पोर्शन है, डी एनी वन और ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से आंसर देना, ए या डी। हमने पढ़ा था फोल्डर में क्या क्या होंगे, नोट्स भी होंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस भी होंगे, ये फाइल के तो पार्ट थे हमारे दोनों, तो ये तीनों ही हो सकते हैं, एनी एक भी हो सकता है और ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल नंबर सिस्टम, जो अलग अलग फाइल नंबर सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से, कितने टाइप्स के हैं यहाँ पर। ए फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम हो सकता है, बी कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम, सी बोथ है, बी या फिर डी नन ऑफ द अबव। फंक्शनल कन्वेंशनल दोनों या कोई नहीं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल नंबर सिस्टम, विच इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कन्वेंशनल भी हो सकता है और फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइल से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ फाइल, कौन सा जो नीचे दिए गए ऑप्शन इनमें से कौन फाइल जो नंबर सिस्टम है वो नहीं बना रहा है, पार्ट ऑफ ए फाइल नहीं है, नोट्स पोर्शन, कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन, सब्जेक्ट पोर्शन या फिर रेफरेंसेस। ऑलरेडी हम दो डिस्कस कर चुके हैं, फाइल का पार्ट है नोट्स और कॉरेस्पॉन्डेंस, तो दोनों में से आपने देखना है कि ऑप्शन सी है कि डी, सब्जेक्ट पोर्शन नहीं है या फिर रेफरेंस नहीं है, डज नॉट फॉर्म है। मोस्टली लोगों ने दिया ऑप्शन सी, तो लेट्स सी द आंसर, राइट आंसर इज बी, गलत है यहाँ पे, ऑप्शन सी ओनली, सब्जेक्ट पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ पेपर्स आर डन इन, जो पेपर्स की फाइलिंग है वो कैसे की जाती है, सिक्वेंशियल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या फिर ऑर्डर ऑफ अर्जेंसी, कैसे किया जाता है फाइलिंग ऑफ पेपर, सिक्वेंशियल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या फिर ऑर्डर ऑफ अर्जेंसी, विच इज करेक्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, फाइल से रिलेटेड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। What does the term PUC used for flagging a paper in a file stands for? PUC की फुल फॉर्म आपको बतानी है, पेपर अंडर कॉरेस्पॉन्डेंस, प्लेस्ड अंडर करंट फाइल, पेपर अंडर कंसिडरेशन या फिर प्लेस्ड अंडर कमेटी, विच इज द राइट ऑप्शन, PUC। PUC क्या है हमारी, पेपर अंडर कंसिडरेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और हमारा FR की क्या फुल फॉर्म थी, व्हाट इज FR, FR की फुल फॉर्म क्या थी हमारी, हमने FR भी डिस्कस किया था, व्हाट इज FR है, FR की फुल फॉर्म क्या है, FR के बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट में ही जब हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FR इन ऑफिस प्रोसीजर, फ्रेश रिपोर्ट, ठीक है, फ्रेश रिसिप्ट, फ्रेश रिसिप्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन ऑफ ए फाइल कंटेन्स, जो नीचे दिए गए ऑप्शन में है इनमें से कॉरेस्पॉन्डेंट पोर्शन जो फाइल का है वो कौन कौन से कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करता है कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑप्शन ए contains the process sheets on how the decision was taken in a case, वो सारे के सारे प्रोसेस मेंटेन होंगे, वो सारे के सारे प्रोसेस एक शीट पर जिससे कि डिसीजन लिया गया है, ठीक है, एक केस का डिसीजन लिया गया है वो होंगे। बी कंटेन्स ऑल इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशन दैट आर इनपुट्स टू टेक डिसीजन, वो सारे के सारे इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशन होंगी जिसके थ्रू डिसीजन लिया गया है। सी कंटेन्स लेंथी एनक्लोजर टू ए कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन का लेंथी एनक्लोजर होगा। या फिर डी कंटेन्स समरी और स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस ऑन द फाइल, एक समरी या स्टेटमेंट ऑन द क्वेश्चन हो गई, क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या डी। मोस्टली लोगों ने आंसर दिया है बी, कुछ ने सी। लेट्स सी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज आ बी ओनली। इसमें क्या होता है, सारी की सारी जो भी इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशंस होती हैं उनका इनपुट्स लिया जाता है डिसीजन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नोट पोर्शन ऑफ ए फाइल कंटेन, कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल देख लिया, अब आपको बताना है जो नोट्स पोर्शन था उसमें क्या होता है, नोट्स पोर्शन क्या कंटेन करता है एक फाइल का। कंटेन्स द प्रोसेस शीट ऑन हाउ द डिसीजन वाज टेकन इन ए केस, वो सारे प्रोसेस शीट मेंशन होंगे कि कैसे डिसीजन लिया गया है किसी केस में। बी है कंटेन्स ऑल इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशन दैट आर इनपुट टू टेक डिसीजन, सारे के सारे जो भी इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशन है वो होंगे जो कि जरूर है इनपुट्स टू टेक डिसीजन। ऑप्शन बी कंटेन्स लेंथी एनक्लोजर, इसमें लेंथी एनक्लोजर्स होंगे या फिर एक समरी होगी स्टेटमेंट की ऑन क्वेश्चंस डिस्कस ऑन द फाइल, वो होगी, विच इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी और ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर प्रोसेस शीट होगी कि कैसे डिसीजन लिया जाना है किसी केस में, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी हमारी नोट्स पोर्शन में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट आर दी टू फाइल नंबरिंग सिस्टम इन यूज इन दी सेक्रेटरिएट, टू फाइल नंबरिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं सेक्रेटरिएट में वो क्या है। ए कॉमन एंड ई फाइल नंबर सिस्टम, बी functions and subject classified number system, सी convenient and modern file number system, या फिर डी primary and secondary number system, which is correct। टू फाइल नंबरिंग सिस्टम आपको बताना है जो हम एक सेक्रेटरिएट में यूज करते हैं वो क्या है। कॉमन एंड ई फाइल नंबर सिस्टम, functions and subject classified number system, C conventional and modern file number system, या फिर D primary and secondary file number system। तो हम इसमें यूज करते हैं कौन सा, फंक्शनल होता है और सब्जेक्ट क्लासिफाइड फाइल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द टर्म गिवन बिलो विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम कोड, फंक्शनल जो फाइल नंबर सिस्टम है उस कोड का कौन सी टर्म्स है जो बिलोंग नहीं करती है। ऑप्शन ए बेसिक हेड, बी प्राइमरी हेड, सी सब्जेक्ट हेड, या फिर डी टेरिटरी हेड। बेसिक, प्राइमरी, सब्जेक्ट, टेरिटरी हेड, विच इज करेक्ट। ए सी डी, ओके, ये हमने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर नहीं किया है, तो लेट्स सी द आंसर, आंसर इज हमारा सब्जेक्ट हेड। सब्जेक्ट हेड जो है वो फाइलिंग जो फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं है, बेसिक होता है, फिर प्राइमरी, फिर टेरिटरी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द फंक्शनल फाइल नंबर फॉर फंक्शंस कॉमन टू ऑल मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, एक फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम यूज करते हैं जो कॉमन फंक्शंस के लिए होता है। तो किसने डेवलप किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रेवियंसेस, या फिर डी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, विच इज राइट आंसर।
ऑप्शन सी, ज्यादातर लोगों ने सी दिया है। तो राइट ऑप्शन इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रीवेंसेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्टेंसेस फॉर विच ए फाइल नीड नॉट बी ओपन। वो इंस्टेंसेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं जहां पर फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए रिसिप्ट ऑफ ए प्योरली रूटीन नेचर, अगर प्योरली रूटीन नेचर की रिसिप्ट है तो उसके लिए। बी वेयर इट इज अनलाइकली टू जनरेट फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, जहां पर अनलाइकली फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंट जनरेट करनी है वहां पर। सी रिसिप्ट विच कैन बी डिस्पोज ऑफ स्ट्रेट ओवर, ऐसी कोई रिसिप्ट है जिसको कि स्ट्रेट अवे डिस्पोज किया जा सकता है बाय नोटिंग द रिप्लाई ऑन द कोर्स रिसिप्ट। या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट, ए बी सी डी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए फाइल रजिस्टर। एक फाइल रजिस्टर क्या होता है? ए रजिस्टर ऑफ फाइल इन द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री में एक रजिस्टर ऑफ फाइल को हम फाइल रजिस्टर बोलते हैं। या ऑप्शन बी रिकॉर्ड ऑफ फाइल ओपन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप रिकॉर्ड ओपन करते हो फाइल का उसको बोलते हैं। सी ए रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ फाइल, जो भी मूवमेंट हो रही है फाइल उसके रिकॉर्ड को रखने को फाइल रजिस्टर बोलते हैं। या फिर डी ए रिकॉर्ड ऑफ मिसिंग फाइल, मिसिंग फाइल को रिकॉर्ड करने को आप फाइल रजिस्टर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फाइल रजिस्टर। बी और डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप फाइल ओपन है उसका आप जो रिकॉर्ड रखते हो दैट इज फाइल रजिस्टर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द नोट्स पोर्शन एंड कॉरेस्पॉन्डेंट पोर्शन ऑफ ए फाइल बी नंबर्ड। जो नोट्स पोर्शन है या कॉरेस्पॉन्डेंट पोर्शन है उसको कैसे नंबर किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए ओनली कॉरेस्पॉन्डेंट पोर्शन इज टू बी नंबर्ड, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंट पोर्शन को आप नंबर करोगे। बी ओनली नोट्स पोर्शन इज टू बी नंबर, सिर्फ नोट्स पोर्शन को नंबर किया जाएगा। सी नोट्स पोर्शन एंड द कॉरेस्पॉन्डेंट पोर्शन आर टू बी नंबर सिक्वेंसली, एक सिक्वेंस में नंबर करके आप उसको नोट्स पोर्शन को और कॉरेस्पॉन्डेंट पोर्शन को सिक्वेंसली नंबर करोगे। या ऑप्शन डी द नोट्स पोर्शन एंड कॉरेस्पॉन्डेंट पोर्शन आर टू बी नंबर्ड सेपरेटली, दोनों को अलग अलग सेपरेट नंबर कर दिया, विच इज करेक्ट। कैसे फाइल नंबर आप लगाओगे नोट्स के लिए और कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए? एक नंबर लगा दोगे सिर्फ नोट्स पर लगा दोगे, दोनों पर सेम नंबर लगा दोगे सिक्वेंसली, अलग अलग लगा देंगे? इट विल टेक आई गेस 15 minutes मोर, आई एम नॉट श्योर कितने क्वेश्चन पेंडिंग अभी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, आप सेपरेटली कर दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन इफ रिसिप्ट्स कंटेन बल्की एनक्लोजर। अगर बल्की एनक्लोजर है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? ऑप्शन ए टू बी फाइल्ड एज अपेंडिक्स, उसको आप अपेंडिक्स के थ्रू फाइल कर दोगे, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट पोर्शन है उसको आप अपेंडिक्स कर दोगे विद ड्यू इंडिकेशन इन द ओरिजिनल लेटर में। या बी सेपरेट फाइल में बी ओपन फॉर द लेटर, हर लेटर के लिए आप सेपरेट फाइल ओपन करोगे। या सी टू बी फाइल्ड अलोंग विद द लेटर, लेटर्स के साथ ही फाइल कर दोगे। या फिर डी टू बी केप्ट एज ए रेफरेंस सेपरेटली, या उसको आप रेफरेंस करके सेपरेट रख दोगे ऑन द नोट्स पोर्शन, विच इज करेक्ट? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? राइट ऑप्शन इज हमारा ऑप्शन ए, हम उसको अपेंडिक्स दिखा देंगे। ठीक है। What is the page limit indicated in file management system for a bulky file? जब हम एक बल्कि फाइल की बात करते हैं तो जो पेज लिमिट है वो कितनी है, कितने पेज हो जाने के बाद आप दूसरी फाइल बना लोगे, उसका पार्ट या वॉल्यूम या सीरियल 2 इस तरीके से कैसे कब बनाओगे? जब 100 to 150 पेजेस होंगे, 150 to 200 पेजेस, 200 to 250 पेजेस या फिर 250 पेजेस पर, विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज 150 to 200 पेज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज पेपर फ्लैग्ड एज पीयूसी एंड एफआर। पीयूसी और एफआर की जो हमने बात की उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है, तो 4 ऑप्शन है उसमें से बताइए ए, बी, सी या डी। Paper under communication and press references, paper under classification and further receipt, paper under consideration and fresh receipt, या फिर paper under correspondent and fresh reference. Which option is correct? Which is correct?
राइट ऑप्शन इज पेपर अंडर कंसिडरेशन एंड प्रेस रिसिप्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डॉकेटिंग. डॉकेटिंग को कौन डिफाइन कर रहा है आपको ये बताना है. यहाँ पर डॉकेटिंग को कौन डिफाइन कर रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डॉकेटिंग. Who is defined docketing? Making entries in the correspondent portion of a file about incoming written communication. Making entries in notes portion of a file about serial number assigned to each item of correspondence for its identification. Making entries in the ports notion about previous references, या फिर making entries in the notes portion about authorities for taking decision in a case. The right option is B here. When is a part file opened? एक part file आप कब open करोगे? Option A, when the main file is bulky, जब main file है वो bulky हो गई है तब. B, when the fresh receipt is confidential, जब fresh receipt है वो confidential है तब. C, when the main file is not be availed for some time, जब main file को आप थोड़े टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और उसकी नेसेसरी है कि एक फ्रेश रिसिप्ट आप प्रोसेस करो. या फिर D, when different officers are dealing with the same subject, जो बहुत सारे ऑफिसर है सेम सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं तब. Which option is correct? Which is correct? Right option is option C is correct. जब मेन फाइल जो है वो अवेलेबल नहीं है सम टाइम के लिए और आपको फ्रेश रिसिप्ट जो है वो प्रोसेस करनी जरूरी है तब. What is the difference between e-file and manual filing with regard to opening a part file? E-filing में और जो आप part file जो physically आप करते हो तो उसमें दोनों में क्या difference है? What is the difference? Option A, in e-file, part file is not created, whereas in a physical file, a part file is open to process a fresh receipt. E-file में आपको part file open करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि physical में आप part file को create करोगे. Option B, तीन ही ऑप्शन है यहाँ पर. ओके, इन्हीं में से बता दीजिए. अनलाइक द मर्जर ऑफ फिजिकल फाइल इन ई फाइल्स, पार्ट फाइल इज अटैच्ड एज अ सेपरेट एंटिटी. फिजिकल के बजाय जो मर्ज होती है जो ई फाइल्स में, वहां पर एक सेपरेट फाइल बनती है. रिस्पेक्टिव पार्ट आर क्लोज सब्सिक्वेंटली, और जो भी रिस्पेक्टिव है उसको क्लोज हम सब्सिक्वेंटली करते हैं. या फिर ई फाइल एंड फिजिकल फाइल्स हैव द सेम एक्शन विद रिगार्ड टू पार्ट फाइल, या फिर दोनों के लिए हम सेम ही एक्शन लेते हैं, चाहे हम पार्ट फाइल की बात कर रहे हैं चाहे ई फाइल की. नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट, दैट इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन ए पार्ट फाइल. पार्ट फाइल में क्या होता है? ऑप्शन ए, रिसिप्ट एंड नोट रिलेटिंग देयर टू. रिसिप्ट और नोट्स होते हैं. ऑप्शन बी, ई फाइल नंबर एंड डीलिंग ऑफिसर्स नेम. ई फाइल नंबर होगा, डीलिंग ऑफिसर का क्या नाम है वो होगा. ऑप्शन सी, मेन फाइल एंड एनेक्शर, जो भी मेन फाइल्स एंड एनेक्शर्स है वो होंगे. या फिर डी, रिसिप्ट एंड रिमार्क्स होंगे. विच इज करेक्ट? क्या क्या होगा वो आपको बताना है. राइट ऑप्शन हियर इज आपका ऑप्शन ए, रिसिप्ट एंड नोट्स रिलेटिंग देयर टू. ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शन विल बी टेकन व्हेन ए फाइल इज मिसप्लेस्ड. अगर कोई फाइल जो है वो मिसप्लेस हो जाती है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? कोई फाइल अगर मिसप्लेस हो गई तो आप क्या एक्शन लेंगे? रिसिप्ट एंड नोट्स रेटिंग द अदर फाइल्स विल बी रीनंबर्ड. अदर फाइल्स को आप रीनंबर कर दोगे. जो फाइल है उसको आप दोबारा से बनाओगे, एक नई फाइल ऐड कर दोगे, या कोई एक्शन ही नहीं लोगे अगर कोई फाइल मिस हो गई तो क्या किया जाएगा? जैसे कोई फाइल मिस हो जाएगी तो ऑब्वियसली बनानी तो पड़ेगी, तो दोबारा बनाओगे. द फाइल विल बी रिकंस्ट्रक्टेड. ऑप्शन बी. अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है. आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं. अपना नाम, जैसे आपका नाम ज्योति है तो ज्योति सिटी लिखेंगे, उसके बाद आप एग्जाम का नाम लिखेंगे, तो आपके पास आप जो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर शेयर करेंगे तो आपका जो एग्जाम है उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी. अगर आप
कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस पर हमारा ऑफर भी चल रहा है अभी 2 और 3 फेब को। अगर आप इसको बसंत पंचमी से पहले अगर आप परचेज करते हैं तो इस पर ऑफर है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है, यानी कि आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं AIMCRE का रिकॉर्डेड बैच है। ये कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 2999 में 2 दिनों के लिए। तो फटाफट से जाइए और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में है, क्योंकि यूट्यूब पर सारे टॉपिक्स को डिटेल में करना मुश्किल है। यहाँ पर सारे टॉपिक्स हैं, बायलिंगुअल हैं और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो चुकी है, बस मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये बसंत पंचमी के ऑफर में आपको मिल रही है 1499 में, जिसमें अगेन बायलिंगुअल है और टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाती है, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो है डोमेन स्पेसिफिक पार्ट दिया गया है। तो ये जो डोमेन स्पेसिफिक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिक कंप्यूटर कंप्लीट यहाँ पर आपका कवर हो जाता है।